Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग दाऊद यूनिवर्सिटी की मैराथन को कवर करने के ऊपर मूव करेंगे, जिसमें दाऊद यूनिवर्सिटी के तमाम सब्जेक्ट्स के 2024 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न क्या होता है भाई, याद रखिएगा। दाऊद यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ना तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 MCQs का पेपर होगा और ये पेपर IBA के अंदर कंडक्ट होता है दाऊद का। मगर IBA इस पेपर को सेट नहीं करता, दाऊद यूनिवर्सिटी खुद इस पेपर को सेट करती है। तो डिफिकल्टी लेवल IBA वाला नहीं होता, नॉर्मल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल होता है। दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से आपके पास पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले इंग्लिश आ रही है 25 MCQs और 25 नंबर्स के लिए। ये कंपलसरी सेक्शन है, यानी कि हर बच्चे के पेपर के अंदर ये सेक्शन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो प्री मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो, जनरल साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस का हो। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसके अलावा जनरल नॉलेज कि 15 MCQs आएंगे 15 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज का मतलब होता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन था, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, एंड सो ऑन। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग ली हुई है तो आपके टेस्ट के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे वो फिजिक्स आपको अटेम्प्ट करनी है, केमिस्ट्री आपको अटेम्प्ट करनी है और मैथ्स करनी है। अगर किसी बच्चे ने इंटर या A-levels कंप्यूटर साइंस में करा हुआ है तो आपके टेस्ट के अंदर जो आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है डेट विल बी कंप्यूटर, फिजिक्स एज वेल एज दी मैथ्स। अगर आपने स्टैट्स के साथ अपनी A-levels या कंप्यूटर को A-levels को या जनरल साइंस के अंदर इंटर को कंप्लीट करा था तो बेटा आपके टेस्ट के अंदर फिर फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स का पोर्शन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स का पोर्शन है। प्री मेडिकल के बच्चे के पेपर के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। कॉमर्स के बच्चे के पेपर के अंदर बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग है। आर्ट्स के बच्चे के अंदर एक और इंग्लिश है और फिर जर्नल मैथ्स का पोर्शन आ रहा है। तो इस वीडियो के तवज्जुद से इस वीडियो के अंदर 2024 के अंदर जो ऑथेंटिक पेपर आया था दाऊद यूनिवर्सिटी का, वो कंप्लीट पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, चाहे उसमें इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, मैथमेटिक्स हो, एडवांस मैथमेटिक्स हो, जनरल मैथमेटिक्स हो, जनरल नॉलेज हो, एनालिटिकल रीजनिंग हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आपको दिख जाएंगे। यानी कि तमाम के तमाम दाऊद यूनिवर्सिटी के जो 2024 के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था उस पेपर को इस पर्टिकुलरली वीडियो के अंदर हमने सॉल्व करवाया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट जो दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 20 जुलाई को ड्यू है, तो भाई आप अभी भी क्रैश बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, आप लाजमी तौर के ऊपर कोर्स का हिस्सा बनिए। और अगर कोई आपका जानने वाला कोई सिबलिंग है जो कि अगले साल की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा है तो हमारा न्यू बैच अगस्त से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने लाजमी तौर पे उसके बाद बतानी है कि सर हाशिम का न्यू बैच अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा। अगर आप अभी क्रैश बैच का हिस्सा बनोगे तो आपको ये फायदा होगा, कराची यूनिवर्सिटी तक आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा, तो आपको भी ये फायदा एक मिल रहा होगा। जो बच्चे क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और कराची यूनिवर्सिटी तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस, लाइव क्लासेस का एक्सेस या चैप्टर वाइज टेस्ट का एक्सेस आपके पास होगा। जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी उनका एक्सेस आपके पास रहेगा, तो ये आपको एक फायदा मिल रहा होगा जो बाकी किसी ग्रुप के बच्चों को नहीं मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर इस वीडियो के अंदर हमने तमाम चीजों को कवर किया हुआ है, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है, उसके बाद आपको पास पेपर्स के ऊपर जाना है, मैराथन के ऊपर जाना है। अपनी तैयारी 100% करनी है, उसके बाद पास पेपर्स के ऊपर जाना है। सिर्फ पास पेपर्स कवर करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते भाई। नालायक बच्चे सिर्फ पास पेपर्स कवर करता है और वो फेल होता है फिर। तो आपने सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, में हमेशा बात बताता हूं, आपने तैयारी पूरी करनी है, लेक्चर सारे लेने हैं, उसके बाद पास पेपर्स के ऊपर जाना है और उसको फिर कवर अप करने के ऊपर जाना है। जज़ाकल्लाह खैर, आज की वीडियो के ऊपर मूव करते हैं। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। You guys are watching this lecture on Mathflix by Hashim Zia। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की मैराथन के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें जो दाऊद के पास पेपर्स के अंदर से हमने उठाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस तमाम लेक्चर के अंदर। कोशिश कीजिएगा कि पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहली स्लाइड में मुझसे कह रहे कि इक्वेशन वाज गिवन, टेल इफ इट इज द इक्वेशन ऑफ डैश, सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहली बात, सर्कल की जो इक्वेशन है उसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद होंगे, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद होंगे और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर मौजूद होगा। कितनी बात हो गई? पहली बात, सर्कल की इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स मौजूद होंगे। दूसरी बात, सर्कल की इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स पे स्क्वायर मौजूद होगा। तीसरी बात, दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होगा। और चौथी बात, दोनों वेरिएबल का साइन भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन बेसिकली दी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको उसके पॉइंट्स बता दिए जो आपको अपने जहन में रखने हैं वाइल चेकिंग आउट द इक्वेशन। इसी तरह अगर पैराबोलिक इक्वेशन है तो उसमें भी दो वेरिएबल्स होंगे, लेकिन डेफिनेटली किसी एक के ऊपर स्क्वायर होगा। अगर एक या तो एक्स पे स्क्वायर होगा या फिर
y पे स्क्वायर होगा, अगर x पे स्क्वायर होगा तो y लीनियर होगा, y पे स्क्वायर होगा तो x लीनियर होगा, ठीक है। जबकि स्ट्रेट लाइन के अंदर भी दो वेरिएबल्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो लीनियर इक्वेशन होगी, उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए आप किसी भी इक्वेशन को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइदर इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला और द स्ट्रेट लाइन। अगले सवाल को चेकआउट करते हैं। अगले सवाल में मुझे कह रहा है कि लिमिट बेसिकली यहाँ पे मुझे दी गई है x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, लिमिट मुझे यहाँ पे बेसिकली दी गई है x अप्रोचेस टू 2 अप्लाइंग ऑन द फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखें यहाँ पे अगर मैं अपने फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। फाइनली मेरे पास ये हो जाएगा 6/0, यानी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे दो बेसिकली वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स क्यूब और फिर प्लस का एक्स, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही है। सबसे पहले एक्स क्यूब पे अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड। यहाँ पे भी यही होगा, फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने डायरेक्टली लिख दिया 1/4 x4 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल को देखते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली पैसिफिक ओशियन जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका आपको पता है एरिया कितना है इसका एरिया होता है 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना एरिया है पैसिफिक ओशन का? 165 स्क्वायर किलोमीटर, 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अर्थ की सरफेस का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है वो कंप्लीट करता है। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी इज डैश नंबर ऑफ प्रेसिडेंट। आसिफ अली जरदारी वॉज एक्चुअली 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान शेयर इट्स लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद डैश। पाकिस्तान अपना जो लार्जेस्ट या जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है, और वो जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 3323 किलोमीटर। इसी तरह से सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान आता है, जिसके साथ पाकिस्तान अपना लैंड शेयर करता है 2670 किलोमीटर। चाइना के साथ पाकिस्तान अपना जो लेंथ एरिया रिप्रेजेंट शेयर करता है बॉर्डर वो है 523 किलोमीटर, और ईरान के साथ जो शेयर करता है वो है 909 किलोमीटर। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि ऑथर ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है, इस नॉवेल का जो ऑथर था वो था जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन वॉज द ऑथर ऑफ दैट नॉवेल। अगले सवाल में कह रहे हैं कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई हैं, और ए जो है वो सी का सन है, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। ए और बी दोनों भाई हैं, ए जो है वो सी का सन है, तो सी हम कह सकते हैं कि सी इज एक्चुअली द फादर आइदर और द मदर ऑफ बोथ ए एंड बी। सो सी, डी इज एक्चुअली द फादर ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब है डी जो है वो सी का फादर है। तो ए बी का सी के साथ या डी का बी के साथ क्या रिलेशन है? डी जो है बेसिकली सी का फादर है और सी जो है वो बी का फादर है, सो डी इज एक्चुअली द कंसिडर्ड एज द ग्रैंडसन ऑफ बी। अगले सवाल में कह रहे हैं कि इफ 3 clothes ड्राई अप इन 2 hours टुगेदर, हाउ मच टाइम विल 6 clothes टेक टू ड्राई टुगेदर। अच्छा, इन सवालों में नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, और जज्बात में आने के साथ साथ वो फौरन से ये काम कर देते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि चलो भाई 3 कपड़ों के लिए 2 घंटे लग रहे हैं तो 6 कपड़ों के लिए 4 घंटे लगेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये कोई ऐसा काम तो नहीं है ना जिसमें वर्क शेयरिंग हो रही हो, ठीक है, या कोई प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन बन रहा हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3 कपड़े अगर हमने डाले हैं सुखाने के लिए तो वो 2 घंटे ले रहे हैं, अगर 6 कपड़े डाल दें तो वो भी 2 घंटे ही लेंगे, क्योंकि हर कपड़ा अपनी जगह पे मौजूद है, वो अपनी एक अलग एयर कंज्यूम कर रहा है, वो अलग अपने मॉइस्चर को रिलीज कर रहा है, अलग वो सनलाइट कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन नहीं है। सो 6 clothes विल ऑल्सो कंज्यूम द 2 hours टाइम टू गेट ड्राई। अगले सवाल में कहते हैं कि सर्कल इक्वेशन वाज गिवन, फाइंड द रेडियस। देखिए, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन तो नहीं दी हुई, तो हम खुद से ले लेते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि मैं अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूं, ठीक है, 3x प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं g निकाल दूं, ठीक है, तो 2g आ रहा है 6 के बराबर और 2f आ रहा है -8 के बराबर। g आ जाएगा मेरा 3, f आ जाएगा मेरा -4, ठीक है, और c आ जाएगा मेरा 9। अब रेडियस निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से भी हम लोग जो है वो बड़े मजे से अपना रेडियस निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका ये है कि हम इसको, ये जो स्क्वायर ओपन हुए हुए इनको हम क्लोज करें, क्लोज करने के बाद हम इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें और इक्वालिटी के बाद जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा ना उसका स्क्वायर रूट मुझे रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये, तो मेरे ख्याल से जनरल इक्वेशन को यूटिलाइज करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। फाइनली हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर ये होता है 16 और आगे मेरे पास आ रहा है माइनस का 9। देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास रेडियस क्या बच जाएगा, √16, यानी रेडियस बन जाएगा 4 यूनिट। अगले सवाल को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल के। मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेंज द टर्म। देखिए 9x प्लस 6x, सिंपल वर्ड्स में ये हो जाएगा मेरे पास 15x डिवाइडेड बाय x प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 4, ये हो गया 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मुझे x निकालना है, x से x कैंसिल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू x प्लस 9। फाइनली हो जाएगा मेरे पास 15x प्लस का 30 इक्वल्स टू 7x प्लस का 63। 30 को वहाँ 7 को यहाँ ले आते हैं तो 15 माइनस 7 ये डायरेक्टली हो गया 8x, 63 माइनस 30 ये हो गया 33। फाइनली प्यारे बच्चों x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 33/8 which is being considered as a final answer for x। अगले सवाल में मुझे कह रहा है, इस सवाल के अंदर मुझे कह रहा है कि 2 dices are thrown, find the probability that the sum is either 10 or greater than 5। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि ग्रेटर देन 5, तो देखिए ग्रेटर देन 5 की कैटेगरी में ऑलरेडी, ठीक है, ग्रेटर देन 5 की कैटेगरी में ऑलरेडी मेरे पास 10 आ जाएगा। तो वैसे अगर ये अगर मैं इसको ग्रेटर कंसिडर करूं तो मैं ये कहूंगा कि ग्रेटर देन 5 की कैटेगरी में ऑलरेडी 10 आ जाएगा, वरना इसको 10 को अलग इवेंट लेना पड़ता और लेस देन 5 को एक अलग इवेंट लेना पड़ता है। क्योंकि हम ग्रेटर देन को कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों सेम इवेंट हो गए, तो अलग अलग इवेंट लेने की नीड नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बात कहता हूं कि अगर मैं कहूं कि सबसे पहले ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 5 के लिए मैं ये आपको कह देता हूं प्यारे बच्चों कि फॉर एग्जांपल अगर सम 6 है, अगर सम 6 है तो क्या होगा, सम 6 है तो या तो डाइस में 1,5 आए, या फिर डाइस में 2,4 आए, या फिर डाइस में 3,3 आए, या फिर डाइस में 5,1 आए, या फिर डाइस में 4,2 आए। इसका मतलब है कि अगर मैं इन तमाम को मिला दूं तो मेरे पास ये बनते हैं 5 आउटकम्स। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सम 7 मिले, सम 7 मिलने के लिए मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं प्यारे बच्चों, या तो मुझे मिले 1,6, या मुझे मिले 2,5, या फिर मुझे मिले 3,4। ठीक है, अब इन सब को उल्टा कर देंगे तो ये हो गया 6,1, ये हो गया 5,2 और ये हो गया 4,3। यानी इन शॉर्ट मेरे पास टोटल आ रहे हैं 6 आउटकम्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे सम यहाँ पे जो है वो 8 रिक्वायर्ड है, सम अगर मुझे 8 रिक्वायर्ड है तो मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे वो है आइदर 2,6 या फिर 3,5 या फिर 4,4, या फिर इन दोनों को उल्टा कर देते हैं तो ये हो गया 6,2 और ये हो गया 5,3। यानी टोटल हो गई ये मेरे पास 5 आउटकम्स। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि सम मेरे पास आ जाए 9, तो 9 आने के लिए मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों वो है आइदर 3,6, आइदर 4,5, या फिर 6,3 या फिर 5,4। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मुझे टोटल 4 आउटकम्स मिल रहे हैं। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि सम 10 आ जाए तो 10 के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेंगी वो बनेंगी या तो मेरे पास आ जाए 4,6, या आ जाए 6,4, इसी को अपोजिट या आ जाए 5,5।
ये मेरे पास बन गए टोटल 3 आउटकम्स। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि सम 11 आ जाए, तो 11 आने के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, आइदर 5,6 या फिर 6,5। तो ये कुल मिला के मेरे पास बनते हैं 2 आउटकम्स। इसी तरह अगर मेरे पास सम 12 आए तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा 6,6। अब अगर मैं सबकी पॉसिबिलिटीज आउटकम्स को मिलाऊं तो ये हो गया, सबसे पहले हमने लिखा था 5 का, नहीं बल्कि ग्रेटर देन 5 था, 6 का लिखा, तो ये हो गया 5 + 6 11, 11 + 5 ये हो गया 16, ठीक है। 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 + 7 ये हो गया 26। तो फेवरेबल आउटकम्स आ गए 26। अच्छा 2 डाइसेस है तो 6/6, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे हमारे पास 36। तो जब इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये हो गया 13/18। तो 13/18 इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ग्रेटर देन 5। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्राफ क्वेश्चन रिक्रिएशन कॉन्सेप्ट, यानी हाउ टू रिक्रिएट द ग्राफ। अब जब तक ये सवाल क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं होगा तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेज एंड 3 सन्स, एवरी ब्रदर हैज 1 सिस्टर 1 वाइफ एंड 1 सन। टोटल 3 बेटे हैं और तीनों बेटों की एक बहन है। इसका मतलब है कि दे डू हैव 1 डॉटर एज वेल। एक हो गई इनकी बेटी, तीनों बेटों की एक एक वाइफ, यानी हो गई 3 टोटल वाइफ, और तीनों बेटों का एक एक बेटा, तो ये हो गए 3 टोटल सन। तो बच्चे अगर मिलाएं तो 3 + 3 + 3 9, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि ये हो गए 9 और हमने यहाँ पे मिला दिया प्लस का 1, ये हो गए 10। 10 + 2 मिस्टर और मिसेस भी थे ना, यानी हस्बैंड और वाइफ भी तो थे जिनके ये सारे बच्चे हैं। तो टोटल फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बन जाएंगे 12। 12 आर द टोटल फैमिली मेंबर्स। सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए सर्कल का सेंटर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दी हुई, वरना डायरेक्टली मैं आपको निकाल के दिखाता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, ये हो जाएगा y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b हैं, तो आप a, b को सिंपल कंपेयर करके अपना सेंटर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो यहाँ पे आप पहले gf की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन gf इज नॉट द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -g, -f। तो -g, -f यानी g और f की वैल्यू के साथ आप माइनस लगा देंगे तो फिर आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में मुझे कह रहे हैं कि मैंगो टॉलर देन कोकोनट, मैंगो जो है वो कोकोनट से बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ ट्री बात हो रही है। पाम ट्री इज शॉर्टर देन बनाना, ठीक है, एंड बनाना ट्री शॉर्टर देन गुआवा, बनाना जो है वो गुआवा से छोटा है, ठीक है, बट टॉलर देन मैंगो, बनाना जो है वो मैंगो से बड़ा है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द टॉलेस्ट ट्री। साफ पता लग रहा है कि मैंगो कोकोनट से बड़ा है लेकिन मैंगो बनाना से छोटा है, तो उसका मतलब है मैंगो ओवरऑल तो छोटा है और कोकोनट ऑलरेडी मैंगो से छोटा है, तो ये भी छोटा ही हुआ, ठीक है। बनाना जो है वो पाम ट्री से छोटा है, तो पाम ट्री भी वैसे ही गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बातें हैं। देखिए पाम ट्री के बारे में ऐसा मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर डेटा को देखें, 2 वैल्यूज को अगर देखें, तो पाम ट्री बनाना से यहाँ पे कह रहा है कि छोटा है, ठीक है। अब गुआवा बनाना से बड़ा है। अगर पाम ट्री बनाना से छोटा है तो पाम ट्री वैसे ही गया, और गुआवा बनाना से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि द टॉलेस्ट ट्री इज द गुआवा ट्री अमंग्स द ऑल। अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। बच्चों इस सवाल में मुझे कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट डेजर्ट, देखिए लार्जेस्ट डेजर्ट अगर तो मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो मेरे पास आता है एंटार्क्टिक डेजर्ट। अगर मैं लार्जेस्ट डेजर्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करूं, ठीक है, तो वो आता है एंटार्क्टिक डेजर्ट, जिसका एरिया है मेरे पास ऑलमोस्ट 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जबकि इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर बात करूं या हॉटेस्ट, तो वो मेरे पास आ जाता है सहारा डेजर्ट,
सहारा डेजर्ट एरिया वाइज तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या इन टर्म्स ऑफ हॉटनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। सहारा का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सहारा डेजर्ट का एरिया। कह रहे कनेक्टिंग बॉर्डर इन पाकिस्तान, बॉर्डर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे गुजर चुका है, वो मैंने आपको बता दिया था कि हाउ मच लैंड एरिया, लैंड बॉर्डर पाकिस्तान एक्चुअली शेयर्स विद इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना। पाकिस्तान बेसिकली इन्हीं 4 कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें बाय लैंड जाने के लिए रास्ता अवेलेबल है, रास्ता मौजूद है। अच्छा, अगला सवाल कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 मेमन एंड मासूमा 167416 फाइंड MOM। अब यहाँ पे भी कोई पॉसिबल हमें मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन के हवाले से भी, डेफिनेटली फिर इस क्वेश्चन को भी हम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने जो देखा था, तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास आता है ग्रैंडसन, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। कह रहे पाकिस्तान लार्जेस्ट फूड क्रॉप, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट फूड क्रॉप है इट इज एक्चुअली अ व्हीट क्रॉप, ठीक है। पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, कितना शेयर करता है वो भी पीछे आपको बता चुका हूं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी, ठीक है, मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि विच वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सी इज फिलिपाइन सी या फिलिपीन सी, is considered as the world's largest sea. Eiffel Tower is situated in Paris, France. अगला सवाल कह रहे हैं कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो लार्जेस्ट आइलैंड है प्यारे बच्चों दैट इज कॉल्ड अ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आइलैंड इट्स कंसिडर्ड टू बी एज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। रेड प्लैनेट, बेसिकली मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि मार्स जो होता है वो नाइट स्काई के अंदर बिल्कुल रेडिश दिखता है बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के रिसोर्सेज इतने वहाँ पे मौजूद हैं कि नाइट स्काई में वो बिल्कुल रेडिश दिखता है, ठीक है। सो रेड प्लैनेट इज एक्चुअली मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। अच्छा, अगले सवाल में कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 इज एंडेड इन, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है प्यारे बच्चों वो नवंबर 11 1918 के अंदर ख़त्म हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोल कौन सी कंट्री में ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिसोर्सेज ऑफ ऑलमोस्ट 250 बिलियन टन्स। इतना ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के पास कोल का रिसोर्स मौजूद। कह रहे कि विच इज़ नॉट द ग्रीन हाउस गैस, बेसिकली कार्बन भी ग्रीन हाउस गैस होती है, CO2, मीथेन इज ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस है। सो ओनली वन दैट इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस एंड दैट इज कॉल्ड सोडियम। अगले सवाल को देखते हैं। आसिफ अली जरदारी, ये पहले गुजर चुका है, ही वॉज एक्चुअली 11th नंबर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगले सवाल में मैं कह रहे कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, एक्चुअली इन सिंध देयर आर टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें अगर हम बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, कराची में डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे पास, हैदराबाद में और बड़े बड़े शहरों। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कोडिंग के जैसे ABCD का कोड, लेटर का कोड डालना था, तो ये भी कुछ क्लैरिफाई नहीं है, ठीक है जी। और ये जो लास्ट वाला है ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, रिपीटेड है। नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, ग्रैंडसन वाला 2 बार आ चुका है, 3rd टाइम ये आ रहा है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बिगेस्ट आइलैंड इन वर्ल्ड, ये भी आ चुका है। अच्छा, फर्स्ट रूलर ऑफ ऑटोमन अम्पायर जो था वो बेसिकली उस्मान गाजी था, जिसका जो खिलाफत का पूरा पीरियड था वो था 1299 से लेके 1326 तक। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी सिनोनियम्स वगैरह कुछ नहीं है, ऑलरेडी आंसर यहाँ पे कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है प्रेशर की मदद से भी अफेक्ट होता है, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स की मदद से भी होता है, वॉल्यूम की मदद से भी होता है। तो none of them are the factors which actually do not affect the temperature. Every factor actually affects the temperature.
इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है सिंपल फंक्शन के रिस्पेक्टिव, आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हमने लिखा फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड, फंक्शन की पावर में 1 नीचे ऐड, यहाँ पे भी लिखा फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से 2 3 से 3 काटा, अब ये बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं। सरीन का मुझसे कह रहे कि चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों बेसिकली सरीन का जो सिनोनियम होता है वो होता है काम या फिर पीसफुल, ठीक है। इसी तरह टिमिड का जो सिनोनियम होता है वो होता है शाय या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे चलते हैं। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल प्लेट्स आर ड्राइव फ्रॉम विच फिनोमिना, लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली लाइट आके शाइन करती है मेटालिक सरफेस पे, तो वो जब एनर्जी गेन करते हैं ग्रेटर देन देयर वर्क फंक्शन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट होते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। अगले स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। आई विश के यहाँ पे भी अगर स्क्वायर होता तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 0, आंसर आएगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो x4 y4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मजीद रिजॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में तो देखिए सीधा सीधा ये फॉर्मूला बंद हो रहा है एक्स प्लस वाई होल क्यूब का। फाइनली मैं अपने न्यूमरेटर में लिखूंगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। देखिए एक पावर से एक पावर कैंसिल, इनकी बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये बचा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हम यहाँ पे मजीद वैल्यूज नहीं निकाल सकते, ना ही एक्स वाई का प्रोडक्ट मौजूद है, तो सिर्फ एक्स माइनस वाई मौजूद है। उसकी जगह 4 पुट करेंगे तो ये हो गया 16, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मुझसे कह रहा है फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है 4ax, कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल्स टू 16 और a आ जाएगा 4। फोकस के बेसिकली मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं प्यारे बच्चों, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0, तो आई कैन से 4,0 विल बी द फोकस ऑफ द गिवन पैराबोला। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, फंक्शन की पावर में 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, 2 से 2 3 से 3 कैंसिल, फाइनली बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि अ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इक्वल्स टू 10 और ग्रेटर देन 10, ठीक है। कह रहे हैं कि सम चाहिए तो 10 आए या फिर ग्रेटर देन 10 आए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ बच्चे जज्बात में आके लिख देंगे सर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए 36, चले भाई सर 10 और 10 से बड़े हम सम निकालते हैं, सम कितने कितने वैल्यूज में आ सकता है, फिर फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, लो भाई डिवाइड कर दिया। नहीं भाई जज्बात में नहीं आना है यहाँ पे पूरा सवाल पढ़ो। आगे कह रहे हैं कि 5 कम्स ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी 5 जो है वो पहले डाइस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब मैं बेसिकली चाहता था कि दोनों डाइसेस का जो सम है, ठीक है, दोनों डाइसेस का जो सम है, फॉर एग्जांपल डाइस ए और डाइस बी, इन दोनों का जो सम है या तो वो 10 हो या वो 10 से बड़ा हो। एक डाइस का सम ऑलरेडी मैं 5 ले चुका हूं, दूसरे डाइस का सम में लेता हूं x, 5 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी दूसरे डाइस में या तो 5 आए या तो 6 आए, तो 5 और 6 दो ही फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाते हैं 6, क्योंकि एक डाइस तो ऑलरेडी 5 दे चुका है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 1/3।
ठीक है जी, आई बिलीव ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली ये वाला जो सवाल है पॉज वाला, ये मैंने काफ़ी दफ़ा पीछे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर्स में करवाया, तो आंखें बंद करके भी पता होना चाहिए कि दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पास सही है, दिस वन इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह टेंजन में भी नेगेटिव वाली वैल्यू ट्रू होती है। सो 1 and 4 बोथ ऑप्शंस आर राइट ऑप्शन। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट कैन बी मेड। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7 लेटर्स यानी 7 फैक्टोरियल। रिपीटिशन, ए 2 बार, आर 2 बार, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, फाइनली हुआ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल भी 2 ही होता है, तो ये हो गया 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, 7 6 टाइम्स 42, 42 5 टाइम्स 210, 102 टाइम्स ये होता है 420, एंड फाइनली 420 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 1260 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। रेडियस मांग रहा है मुझसे, एक ऑलरेडी मैंने जनरल इक्वेशन करवा दिया था, लेकिन मैंने आपको रेडियस के लिए जनरल और स्टैंडर्ड दोनों का तरीका बताया था। यहाँ पे अगर मैं जनरल वाला तरीका इस्तेमाल करूँ तो यह आ रहा है 2gx इक्वल्स टू 4x, यानी फाइनली g की वैल्यू आ गई 2 और f की वैल्यू आ जाएगी 3, c आ गया -1, अंडर रूट अप्लाई किया g स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, आगे आता है माइनस का c, लेकिन c ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस। फाइनली हमारे पास बचा अंडर रूट 14 इज द रेडियस। ये क्लोथ वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगली स्लाइड को देखते हैं। कह रहे कि एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग फास्टर देन द साउंड इट्स कॉल्ड डैश। द ऑब्जेक्ट विच एक्चुअली ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड इज नोन एज द सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिलो देन साउंड तो वो इंफ्रासोनिक बन जाएगा। हुक्स लॉ का फॉर्मूला कह रहा है, हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू -kx, जबकि k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है बच्चों। ठीक है, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। x यहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट आउट कर रहा होता है, विच इज बीन मेजर्ड इन मीटर, और नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर द हुक्स लॉ। आईफिल टावर वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, रेड प्लैनेट वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, डिस्ट्रिक्ट इन सिन वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन, हमने पहले जो क्वेश्चन किया था वो बेसिकली एंडिंग वाला किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली स्टार्ट हुई थी जुलाई 28 1914 में और एंड हुई थी 11 नवंबर 1918 में। पाकिस्तान शेयर इज लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद द इंडिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आसिफ अली जरदारी वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास 2 दफा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस सवाल में भी ये वही हमें रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो अब अगले सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स क्यूब है, नहीं ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2। देखिए ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये तो एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है ना, और पॉइंट मुझे दिया हुआ है 1,1, तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 माइनस 2, यानी ये हो गया 2 माइनस 2 यानी 0। अब अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये पूरा फैक्टर खत्म क्योंकि स्लोप 0 है, तो अब y1 यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा फाइनली y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सर्कल की इक्वेशन गिवन थी, रेडियस फाइंड करना था। इस तरह के 2-3 सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता चुका हूँ इसके लिए। कह रहे इफ द kth टर्म यानी जनरल टर्म दी हुई है सीक्वेंस की, कह रहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए k1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 यानी 16। सेकेंड टर्म के लिए k हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 20। थर्ड टर्म के लिए हम लोग k की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस
4 3 टाइम्स 12 यानी 24। फाइनली मेरी सीक्वेंस बनेगी 16, 20, 24 अप टिल सो ऑन। फोकस ऑफ पैराबोला मांग रहा है। देखिए इसके लिए हम लिखेंगे 4ax, 4a से हमने 16 को कंपेयर किया, फाइनली ये आ जाएगा 4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,0। ये भी बेसिकली एक रिपीटेड क्वेश्चन ही था जो ऑलरेडी हम लोग जो है वो कर चुके थे। ये अरेंज वाला क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। ठीक है जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल था, वो क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि 2 मैट्रिसेस आर ओनली सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix is exactly equivalent to the number of rows in the second matrix. If this condition gets true, then we can say that 2 matrices are actually suitable for multiplication. आगे चलते हैं। टाइटैनिक बेसिकली अप्रैल 19, टाइटैनिक जो है वो बेसिकली अप्रैल 1912 के अंदर जो है वो डूबा था, अप्रैल 1912 में। लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता चलूँ कि बेसिकली नाइल रिवर जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब आप लोग बोलेंगे सर पहले तो पैसिफिक आपने बताया था, वो ओशियन था, ये रिवर है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और इसका तकरीबन लैंड एरिया 6,650, मतलब ये इसकी लेंथ बता रहा हूँ, लैंड एरिया नहीं, इसकी लेंथ आपको मैंने बताई है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, नाइल रिवर। इन विच ईयर पाकिस्तान वन T20, पाकिस्तान वन T20 इन 2009, T20 वर्ल्ड कप। सिटी ऑफ फ्लावर जो है वो पेशावर को भी कहते हैं, पतोकी को भी कहते हैं। पतोकी बेसिकली पंजाब में आता है, साहिवाल के अराउंड ही है, कहीं ये शहर लगता। Who won the Nobel Prize? Dr. Abdus Salam has actually won the Nobel Prize. खैबर पाक, ये खैबर पाक नहीं है, खैबर पास कहेंगे। इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इज एक्चुअली रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया। कुछ कंप्यूटर का कंटेंट आ रहा है। हेक्साडेसिमल का मतलब ये होता है कि बेस 16, ऐसी वैल्यूज की बात की जाती है जिनकी बेस 16 होती है। अच्छा, अब इनमें 0 से लेके 9 तक तो डेसिमल वाला मामला ही फॉलो होता है। उसके बाद आगे 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इनके लिए लेटर्स यूज होते हैं A, B, C, D, E and F। कह रहे विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन, ठीक है। क्या कह रहे हैं बच्चों सवाल में कि विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। बेसिकली जो डू वाइल लूप होता है ना हमारा, ठीक है, जो डू वाइल लूप होता है वो कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट लाजमी होता है। चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो तो इसको एग्जिट करने के लिए एक दफा इंप्लीमेंट होना जरूरी है। अब कह रहे हैं कि डू वाइल जो है वो सिलेक्शन है या आइटरेशन है। याद रखिएगा हमेशा कि डू वाइल जो है वो आइटरेशन है। अब आइटरेशन का मतलब क्या होता है कि रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड। यहां लिख देता हूं, रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये बेसिकली आइटरेशन कहलाता है। जबकि सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि इफ वन स्विच चूजिंग वन पाथ फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव, यानी कंडीशंस इस्तेमाल होती हैं इफ की या स्विच की, यानी चूजिंग वन पाथ फ्रॉम द गिवन अल्टरेशंस, ठीक है। स्टैक फॉलोज द ऑर्डर, स्टैक जो है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है प्यारे बच्चों? स्टैक जो है वो बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का ऑर्डर फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे मुझसे कह रहे हैं कि विच बस ट्रांसमिट्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली वो डेटा बस कहलाती है हमारे पास, जो कि डेटा को मेमोरी से लेके माइक्रो प्रोसेसर तक ट्रांसफर करती है। कह रहे बस विच कनेक्ट्स ऑल द डिवाइसेस, वो बस जो तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करती है आपस में, वो सिस्टम बस कहलाती है।
इसमें मुझसे कह रहे कि इसकी 2 स्टैंड्स फॉर, इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे कह रहे सेकेंड जनरेशन हैव ट्रांजिस्टर्स, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कह रहे कि सी, अभी पता नहीं सी लिखा है या आयोटा लिखा, खैर आयोटा बेसिकली होता है √-1 के बराबर, ठीक है। कह रहे देन क्यूब रूट, अब ये आगे पूरा सवाल क्लियर नहीं है कि इसके क्यूब रूट ऑफ 1, ठीक है, या फिर 4th रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ 1 तो होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा √3/2 होती है। सम ऑफ हेक्सागोन एंगल्स, हेक्सागोन के तमाम एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है, 6 एंगल्स होते हैं, और हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्रीज का होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। हर इंटीरियर एंगल 120 का होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन इक्वल्स टू, ठीक है, हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 6 हैं तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। ये 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 3 1 टाइम 3 3 6 टाइम्स 18 3 0 टाइम्स 0 60 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 120। So each interior angle of the regular hexagon is of 120 degree and the sum of all angles of internal angles of the hexagon should be 720 degree। आगे चलते हैं। मुझसे कह रहे हैं 1 HP किसके बराबर है। देखिए 1 HP जो होता है ना, वो बेसिकली 746 वॉट के बराबर होता है। इसके अलावा 1 HP जो होता है वो 550 फुट पाउंड्स पर सेकेंड के बराबर भी होता है। इसके अलावा 1 HP जो है वो हमारे पास जो है बच्चों 33,000 फुट पाउंड्स पर मिनट के बराबर होता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमें काफ़ी अच्छा खासा लेंदी सवाल दिया हुआ है, तो फिलहाल ये सवाल तो मैं अभी आपको नहीं करवा रहा, हाँ, लेकिन ये सवाल हम लोग लास्ट में लाजमी करेंगे, यानी जब ये मेरी स्लाइड्स बिल्कुल एंड हो जाएंगी उसके बाद ये सवाल मैं लाजमी आपको करवाऊंगा, क्योंकि अभी लेंदी है, जगह का बड़ा मसला है, मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए लास्ट में हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं कि दरियाए झेलम पर कौन सा डैम बना है। बेसिकली दरियाए झेलम पे जो डैम बना है इट इज कॉल्ड अमंगला डैम, जो कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, नाइल रिवर बताया था। सपोज इन अ मूविंग ट्रेन समवन इज मूविंग विच इज मूविंग अ कांस्टेंट स्पीड। एक मूविंग ट्रेन है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर किसी बंदे ने बॉल को खिड़की से ड्रॉप आउट किया तो कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए लोग उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, जैसे ही बॉल को खिड़की से ड्रॉप आउट करेंगे तो वो बॉल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से मूव कर रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से मूव करता है उसकी मोशन को पैराबोलिक मोशन या फिर उसके पाथ को पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम लोग। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में हो। स्ट्रेट पाथ तो वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं करेगी क्योंकि ग्रेविटी मौजूद है। फ्रेजाइल का एंटोनियम बेसिकली बताने हैं। फ्रेजाइल कहते हैं मतलब कोई भी चीज़ जो टूट जाए, यानी टूट सकती हो, ठीक है, उसको बेसिकली फ्रेजाइल बोलते हैं। इसका जो है वो एंटोनियम आप लोग देख लीजिएगा गूगल से, यानी आप लोगों ने अक्सर बॉक्सेस के ऊपर देखा होगा कि कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है उस पर फ्रेजाइल लिखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है टूटा हुआ ग्लास बना होता है, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ है वो टूट सकती है, ठीक है, वो ब्रेकेबल है। तो इसको आप ज़रा गूगल से देख लीजिएगा, या फिर मैं लास्ट में बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, आगे कह रहे हैं इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का ईच इंटीरियर एंगल होता है 120।
एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है 720। मैंने आपको ये भी निकलवा दिया था। अगले सवाल को करते हैं इनइक्वालिटी को। सबसे पहले तो मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करता हूँ। माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस। ठीक है जी। अच्छा, नाउ वी कैन से कि इट इज ग्रेटर देन 0। दोनों को इंडिविजुअली लिखते हैं। इन ये हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में, दोनों तरफ हम लोग 3 ऐड करवाएंगे। सो x इज ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ 2 को माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन -2। अब बारी बारी जरा वैल्यूज को रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं मेरी कौन सी वैल्यू जो है वो मुझे जस्टिफाई करवा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी दोनों ही वैल्यूज मुझे जो है वो यहाँ पे जस्टिफाई करवाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 बिल्कुल 0 हो गया। इस तरह अगर मैं 3 रखूँ तो 3 की वैल्यू भी मुझे जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे मेरे आंसर्स को जस्टिफाई करवा रही है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू फ्रॉम -infinity to -2 and from +3 to +∞। दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन सेट। अगले सवाल में मुझे कह रहे हैं कि a is 3 year older than c, यानी a जो है वो c से 3 साल बड़ा है। आगे कह रहे हैं and 3 years younger than b, b से 3 साल छोटा है। दोनों को कंपेयर करवाते हैं। c प्लस 3 इक्वल्स टू b माइनस 3, b को वहाँ 3 को वहाँ ले जाते हैं, ठीक है, या फिर c को वहाँ और 3 को वहाँ ले जाते हैं। दोनों में से आप कोई भी पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा c का आंसर आ जाएगा b माइनस 6। इसका मतलब है कि c इज यंगर देन b 6 years। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मच c इज ओल्डर। भाई c तो छोटा है, बड़ा थोड़ी है, तो ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। c इज एक्चुअली यंगर देन b 6 years, यानी छोटा है वो। आगे चलते हैं। इफ अ मैन थ्रोज अ बॉल फ्रॉम द हाइट, बच्चों ये भी हमारा काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये भी, इसके लिए भी मुझे स्पेस चाहिए। तो ये और इंटीग्रेशन, ये दोनों सवाल मैं आपको एंड में करवाता हूं। अगले सवाल में मुझसे कह रहे हैं कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, थर्ड डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको चोलिस्तान डेजर्ट भी। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, आईफल टावर प्रेजेंट इन फ्रांस, सब कुछ ये रिपीट हो चुका है। वर्ल्ड वॉर बिगिंस इन जुलाई 28, 1914, ये भी रिपीटेड है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन सिंध, 30, विच गैस इज नॉट ग्रीन हाउस, SO2 is not greenhouse, CO2, nitrogen, methane, all are greenhouse gases. Ayub Khan was the second governor of the Pakistan, यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है। इंडियन पाकिस्तान possess the largest border, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे ये रिपीटेड हैं। Which city is the famous in its historical places like Mohenjo-daro? बेसिकली लाड़काना फेमस है। लाड़काना के अलावा अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात की जाए तो लाहौर इज द सिटी विच इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्योंकि NWFP और पंजाब ये तो डायरेक्टली प्रोविंसेस हैं, सिटी तो नहीं है। सिटी तो कराची और लाहौर है। कराची में ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है कंपैरेटिवली टू द लाहौर। अगली स्लाइड को देखते हैं। कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, ये 2 एग्जाम्पल के तौर पे। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सॉल्यूशन हमारा 3 आ रहा था, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज 3, तो ए इज द राइट ऑप्शन। पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, 3 आ चुका है सॉल्यूशन। अगले सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि एक अदद फंक्शन है, उस पर जब 2 पुट किया तो 4 आया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 4 पुट किया 6 आया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 पुट किया तो 2 आया। भी फंक्शन दिया हुआ है। जरा अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको फिलहाल मान लेता हूँ कि ये x है, एफ ऑफ x की जगह ये x है, तो ये हो गया 1/x, यानी हो गया x रेज टू द पावर -1। डेरिवेटिव लगाएंगे तो पावर, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑन फंक्शन, ये हो गया -1 x रेज टू द पावर -2, यानी इन शॉर्ट ये हो गया -1/x। यानी मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो प्यारे बच्चों आंसर बचेगा वो सिंपल वर्ड्स में बचेगा -3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x का मेरे पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर आ रहा है।
ये माइनस तो हमने ऊपर लगा दिया, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर यानी मैं लिख सकता हूं फंक्शन का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर हमने न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑन फंक्शन लगाया था, यहाँ पे तो एक्स था ना तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट आउट करेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, 2 पुट करते हैं तो ये हो गया माइनस का 3। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या काम करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 2 आ जाएगा जो कि ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो ये लिख दिए 2 जो हो गया। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ 2 का आंसर आता है 4, मैं यहाँ लिख दूंगा 4 का होल स्क्वायर, ये सिंपल वर्ड्स में हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 16, ये मेरा आंसर आ जाएगा -3/8 विच इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कह रहे विच वन इज द स्क्यू सिमेट्रिक। भाई किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर पॉजिटिव आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने एंड में करना है। अच्छा, आगे मुझसे कह रहे हैं कि साइम इंट्रोड्यूसेस वलीद saying he is the husband of the granddaughter of the father of my father, he is the husband of granddaughter। ठीक है, यानी मेरे फादर के फादर की जो ग्रैंड डॉटर है ये उसका हस्बैंड है, यानी वलीद की बहन का हस्बैंड है। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ साइम एंड वलीद? सिंपल वर्ड्स, ब्रदर इन लॉ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगली स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। Electron volt is the unit of energy which is actually a very smallest unit normally uses in the atomic physics. 1 electron volt बराबर होता है basically 1.6 exponent minus 19 joule. What is the largest river? Nile river repeated है। Romeo और जूलियट जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। आगे चलते हैं। What is the largest country by area? ये भी रिपीटेड है, रशिया। वैली ऑफ फ्लावर पेशावर या पत्तों की। ज़्यादा वैसे मुझे जो रेफरेंसेस मिले वो पेशावर के मिले हैं, तो आप लोग भी फिर पेशावर को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में खाली पेशावर है तो पेशावर को, अगर पेशावर नहीं है पत्तों की है तो पत्तों की को, और अगर दोनों है तो फिर डेफिनेटली पेशावर को प्रायोरिटी दीजिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि बोथ ANB ANC इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए। आगे कह रहे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, एक स्टैंडिंग वेव के अंदर जो दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, वो आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज? वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान का नंबर है 5th। पाकिस्तान विंस द T20 वर्ल्ड कप इन 2009, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द सीक्वेंस? अगर एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल वर्ड्स में n = L माइनस यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d यानी कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर तो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस, हम बिलीव करते हैं कि अरिथमेटिक ही है, ये हो जाएगा 526 माइनस का 12, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 16 माइनस 12 4, अलग से 1 ऐड किया, 526 माइनस 12 ये हो जाएगा मेरा 514 अपॉन 4 प्लस का 1। बच्चों अब हम देखते हैं क्या कैंसिलेशन हो रही है, 4 से तो नहीं हो रही। 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4, 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10, 1 कैरी, 7 टाइम्स 14। फाइनली इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 1 कैरी 8 टाइम्स 16, ऑलमोस्ट हम 9 कह देते हैं, तो 129 कह दो या 30 कह दो अगर राउंड ऑफ नहीं करना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में तो हो ही नहीं सकती ना, कैन बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये तो लास्ट टर्म में मसला है या फिर और प्रॉब्लम है, वरना आंसर डेसिमल में आना नहीं चाहिए। 5 पर्सन वांट टू सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल, फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 × 3 × 1 12, 24 possible ways to make sum of all angles of hexagon is 720 degree। repeated question। एंटोनियम ऑफ करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक मांग रहा है। बेसिकली करेजियस का जो मेरे पास एंटोनियम होता है वो होता है कोवर्डली या फिर टिमिड, फिर ऑप्टिमिस्टिक का मेरे पास होता है ग्लूमी या होपलेस।
आगे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। भी देखें, पैटर्न दिए हुए लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो कांट आइडेंटिफाई द व्हाट ही इज एक्चुअली वांट टू आस्क। कह रहे कि रैंडम का कोड है 125897। रैंडम को पहले यूं लिखते हैं, RANDOM 125897 125897। और नारा ओ के लिए मेरे पास आ जाएगा 9, एन के लिए मेरे पास आ जाएगा 5, ए के लिए आ जाएगा 2, आर के लिए आ गया 1 और ए के लिए आ गया 2। सो 95212 इज द कोड ऑफ ओनारा। आपने देखा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। हमने क्या किया, रैंडम को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा अगेंस्ट द नंबर, और ओनारा के जितने भी लेटर्स थे वो ऑलरेडी रैंडम में मौजूद थे, तो जिस पर्टिकुलर लेटर की जो वैल्यू थी उसको ओनारा में उसकी पोजीशन के मुताबिक पुट कर दिया, तो ऑर्डर मिल गया हमें 95212। अच्छा, ये मिस्टर एंड मिसेस वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अब राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ अजीब सा नहीं है, आगे चलते हैं इसी तरह। क्वेश्चन ये भी कुछ खास एसएच कंप्लीट यहाँ पे मौजूद नहीं, हम इसको कंप्लीट कह रहे। मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री आर ऑफ सेम हाइट। आगे कह रहे बनाना ट्री इज टॉलर बट स्मॉलर देन पाम। बनाना यानी मैंगो से भी बड़ा है, बनाना कोकोनट से भी बड़ा है, लेकिन पाम ट्री से छोटा है। मैंगो इज स्मॉलर देन बनाना ट्री, ये तो ऑलरेडी हमें पता लग चुका है यहाँ पे। Which one is the tallest? Obviously, palm is the tallest tree. Palm tree is the tallest tree. बनाना से बड़ा है, बनाना कोकोनट से बड़ा है और बनाना मैंगो से बड़ा है। तो जब वो बनाना से बड़ा है तो वो कोकोनट और मैंगो से भी बड़ा होगा, क्योंकि कोकोनट और मैंगो तो ऑलरेडी बनाना से भी छोटे हैं। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट, ये भी रिपीटेड है। लार्जेस्ट ओशन रिपीटेड। 14 नहीं है भाई, 11 प्रेसिडेंट था जरदारी। रिपीटेड रिपीटेड, ये भी रिपीटेड है। हार्डेस्ट मेटल या एलिमेंट ऑन द वर्ल्ड इज डायमंड। लास्ट ऑटोमन एम्पायर जो था उसका नाम था महमद 16। फर्स्ट वाली की तो एमसीक्यू आ चुकी थी, लास्ट के भाई विच गैस इज नॉट द ग्रीन हाउस, ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्मली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा ओजोन O3 और मीथेन, ये सब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की टर्म्स में आती हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, फिर कर लेते हैं। पावर में 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड, आगे हो गया पावर में 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड, फाइनली बचा 1/3। पता नहीं ये 2 लिखा है 3 लिखा है, अगर ये 2 है तो फिर ये बस सही है, अगर ये 2 है डेफिनेटली 1/3 x³ प्लस x² प्लस सम कांस्टेंट। क्लोथ वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, डाइस वाला भी रिपीटेड है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन वाला भी रिपीटेड है। ये भी रिपीटेड है सारे। हाँ, ये नया क्वेश्चन आया ना, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? मरकरी। पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज 5th है। T20 वाला भी रिपीटेड है। 50 ओवर वर्ल्ड कप 1992 में जीता था। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। खैबर पास कनेक्ट्स विद अफगानिस्तान। They all are the repeated questions. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे कह रहे हैं कि विच इनपुट फंक्शन यूजेस स्ट्रिंग, आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। गेट्स इज द फंक्शन विच एक्चुअली यूजेस द स्ट्रिंग। कह रहे विच टर्मिनेट्स द लूप। बेसिकली अगर लूप को टर्मिनेट करने के लिए बेसिकली 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी कंडीशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी कंडीशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यूजिंग अ कंडीशन ये बेसिकली नॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ लेके जाता है मुझे। यानी अगर मैं कोई लूप वगैरह अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मुझे बेसिकली नॉर्मल टर्मिनेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर मैं ब्रेक की स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ तो ये मुझे फोर्स्ड टर्मिनेशन की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी, इसकी 2 फुल फॉर्म ये ऑलरेडी लिखी हुई है।
इसकी टू कोड यूजेस हाउ मेनी बिट्स? इट एक्चुअली यूटिलाइजेस 7 बिट्स फॉर ईच करेक्टर, हम कह सकते हैं इट यूटिलाइजेस द 7 बिट्स फॉर ईच करेक्टर। बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 0 and 1, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे मुझे कह रहे हैं कि डू वाइल लूप इज इन आइटरेशन, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आइटरेशन होता है और आइटरेशन और उसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। अच्छा जी, आगे कह रहे कि विच इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सी लैंग्वेज? मेन इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द सी लैंग्वेज, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का जहां से एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स। फंक्शन प्रोटोटाइप को फंक्शन डिक्लेरेशन का नाम भी दिया जाता है। सीपीयू जो होता है वो 3 सिस्टम्स पे कंसिस्ट होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स के ऊपर। कंप्यूटर मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले भी गया था हमारा, लेकिन हमने उस टाइम किया नहीं था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा, तो हमने ये चले रिपीट हो गया। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन का मतलब क्या है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5x - 1 ओवर x - 1 इंटू x + 1 इक्वल्स टू दी a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1। बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको a और b निकालने का जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे जो है वो शॉर्टेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट तरीका, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं a की वैल्यू के लिए। a की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5x - 1, रैशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे x - 1 था, लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे x + 1 आ जाएगा फिर। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आपको a की वैल्यू यानी फर्स्ट कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे रेशनल एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर एज इट इज उतार दें, और राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं a, उसके नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट जो दूसरा डिनोमिनेटर है वो ले लें। तो हमने एग्जैक्टली वो ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x + 1 है तो मैं x की जगह 1 ही सब्सटीट्यूट करूँगा। 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो गया 5 - 1 4, नीचे 1 + 1 2, तो 4/2 दैट इज 2, यानी a का आंसर डायरेक्ट आ गया 2। इसी तरह b के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने 5x - 1 लिया, लेकिन अब x + 1 नहीं, x - 1 का डिनोमिनेटर लूंगा। अब हम यहाँ पे भी x - 1 है तो x की जगह -1 रखेंगे, तो b मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 - 1 -6, नीचे आ जाएगा -2, ये दोनों कैंसिल, तो फाइनली b का आंसर आ गया मेरे पास 3। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 2 डिवाइडेड बाय x - 1, उसके बाद आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय x + 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्टिव ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे भी, तो डायरेक्टली हम इसको यूँ लिख देंगे ना, 2 ln x - 1 + 3 ln x + 1। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये लिमिट्स बेसिकली यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई हैं, मैं ये कह सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि पिछले क्वेश्चन में जो लिमिट्स दी हुई थी ये बिल्कुल उसकी उल्टी दी हुई है, तो यहाँ पे गलती है। बेसिकली लोअर लिमिट बड़ी तो नहीं हो सकती, तो लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। तो हम सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ln 3 - 1 दैट मेक्स इट 4। आगे आ रहा है मेरे पास प्लस का 3 ln 3 + 1 दैट इज 4। ये आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद आंसर क्या आ जाएगा, जो हो गया 2 ln 2 - 1 यानी 1। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3 ln, के बाद आ गया 2 + 1 यानी 3। प्यारे बच्चों ln 1 0 होता है तो ये फंक्शन तो पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको यूं करके लिख सकता हूं जैसे मैंने लिखा 2 ln 4, 2 ln 4 है ना। हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे ये अपर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे ये गलती से मैंने 4 लिख दिया है। 4 नहीं होगा बल्कि ये 2 होगा, क्योंकि 3 - 1 दैट मेक्स इट 2। ये हो जाएगा 2 ln 2, और फिर ये आ गया मेरे पास 3 ln 2 का स्क्वायर माइनस का 3 ln 3। अच्छा, अब फाइनली इसको पीछे करके लिख सकता हूँ, तो 2 × 3 6, ये हो जाएगा 2 ln 2 + 6 ln 2 माइनस 3 ln 3, तो फाइनली ऐड करके हो जाएगा 8 ln 2 - 3 ln 3। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल।
अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये बेसिकली cos 2 थीटा के बराबर होती है। थीटा मालूम नहीं है तो जब तक हम लोग एंगल की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ये दोनों बिल्कुल ट्रू हैं। अगले सवाल को देखते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 5% वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, लार्जेस्ट डेजर्ट, अच्छा एंटार्क्टिका डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पीछे वाली एमसीक्यू में। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सहारा डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट है। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज द आईफल टावर? पेरिस इज द सिटी, फ्रांस इज द कंट्री एक्चुअली। द रेड प्लैनेट इज द मार्स, इस पर भी बात हुई है। पाकिस्तान अपना लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया से शेयर करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में एंड हुई थी, अब पता नहीं यहाँ पे स्टार्ट है एंड है। अच्छा यहाँ पे मैं अब आपको एक जरा ये आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता चलूँ। देखें 2008 से लेके दो तीन बातें भी यहाँ पे बड़ी ज़रूरी समझने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा आया है। जरदारी साहब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने, ठीक है, जरदारी साहब जो है वो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने। जरदारी साहब का जो फर्स्ट टेन्योर था वो था 2008 से लेके 2013 तक, ठीक है। जरदारी साहब का जो फर्स्ट टेन्योर था एज अ प्रेसिडेंट वो था 2008 से लेके 2013 तक। उस टाइम जरदारी साहब 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस बात हो रही है। अब तक मैंने जितने एमसीक्यूज में 11th का ना, ठीक है, तो ये मैं अब आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा बहुत जगह कि 14th हमारे पास ये 13 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको 11th ही बता रहा था। तो अब मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मेरी बात दोबारा सुनिए। सबसे पहली बात मैंने यही कही कि जरदारी साहब का एज अ प्रेसिडेंट ये सेकेंड टेन्योर है। दूसरी बात, जरदारी साहब का जो फर्स्ट टेन्योर था 2008 से लेकर 2013 तक का, उसमें वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद 2013 ऑनवर्ड जो है वो 12th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे वो थे ममनून हुसैन साहब, ठीक है। उसके बाद 2018 के बाद जो 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो थे डॉक्टर आरिफ अलवी। उसके बाद अब करंटली दोबारा जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनका सेकेंड टेन्योर है, तो अब वो 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जरदारी साहब, ठीक है। जरदारी साहब जो है वो 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और ये मैं कह सकता हूँ कि इनका ये सेकेंड टेन्योर है, ठीक है। तो अगर तो आपसे एमसीक्यू में कहा जाए पास्ट की बात तो आप वही कहेंगे कि 11 प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टेन्योर में, लेकिन अगर करंट बात की जाए तो सेकेंड टेन्योर में जरदारी साहब 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सेकेंड टेन्योर उनका चल रहा है। आई बिलीव अब ये पूरी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट्स देखें दिए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्लोप है, यानी अगर कह रहे हैं कि अगर एक लाइन का स्लोप है m1 पॉजिटिव 1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2 नेगेटिव 1, देन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू दी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। देखिए m2 माइनस m1, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ये नहीं हो गया सिंपल, -2/0, ये नहीं, टेंजेंट आ गया मेरे पास टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनफाइनाइट 90 डिग्री पे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 डिग्री है, यानी अगर मैं ये दोनों को 1 और -1 स्लोप मानूं, सो दीज टू लाइंस आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, पहले इसमें खाली मिस्टर एंड मिसेस कहा था, फिर मिस्टर एंड मिसेस रहमान का, अब मिस्टर एंड मिसेस रहीम कह दिया, क्वेश्चन लेकिन वही है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। साउथ में अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। द बिगेस्ट ओशियन बाय द एरिया इज द पैसिफिक ओशन। पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, ये भी बता चुका हूं आपको। आईफल टावर इज लोकेटेड इन विच सिटी? इट्स इन पेरिस, कंट्री फ्रांस। आगे कह रहे हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द सिटी? 30 डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी रिपीटेड है। Which of the provided options represent the largest desert? देखिए अगर वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट डेजर्ट की बात की जाए तो इन 4 ऑप्शंस में से सहारा बनता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इनमें से थर्ड डेजर्ट बनता है। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान कोल इज फाउंड इन थर सिंध,
सिंध में पाया जाता है ज़्यादातर। World War I is started in 1914, July 28, and ended in November 11, 1918. City of Pakistan, which has ancient places like Mohenjo-daro, it's Lahore. Peshawar is actually the Valley of Flower. The famous book Pride and Prejudice is written by Jane Austen. ये भी repeated है। ये देखें फिर आ गया, सिविल जरदारी इज सर्विंग एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी सर्विंग एज, यानी ये करंट सिचुएशन की बात हो रही है, तो करंटली ही सर्विंग एज अ 14 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट हिज सेकंड टेन्योर एज द प्रेसिडेंट। आई बिलीव अब आपको ये सवाल क्लियर होगा। देखिए 11th ऑप्शन ही नहीं था। फर्स्ट सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वॉज उस्मान गाजी। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज द ग्रीनलैंड। Which of these is not the greenhouse gases? Methane greenhouse gas है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज नॉट द ग्रीनहाउस गैस। अच्छा बच्चों, एक सवाल हमारा पहले मिस हुआ था, वो हमने नहीं किया था, स्पीड वाला, अब हम जरा वो भी कर लेते हैं अपना। उसमें कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है, ऊपर से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ग्रेविटी पॉजिटिव, और वो में 9.8 दी हुई थी। ठीक है, आगे मुझसे कह रहे हैं कि उसको ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। कह रहे बताइए कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज VIT प्लस हाफ GT²। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्टेंस इज द हाइट VI 0, तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया 1/2। अच्छा जी 9.8 दिया, मैं राउंड ऑफ करके अगर 10 ले लूँ तो आगे मेरे पास टाइम आ रहा है 5 का होल स्क्वायर, 2 1 times 2 2 5 times 10, तो ये हो गया 5 स्क्वायर 25, दैट मेक्स इट 125 मीटर। अगर आप 9.8 लेंगे ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपके पास प्यारे बच्चों, हम बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बात कह सकते हैं कि अगर आप लोग ग्रेविटी 9.8 लेंगे तो फिर हमारा आंसर इससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, नहीं 125 एग्जैक्टली राउंड फिगर या कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि डेसिमल आंसर आएगा मेरे पास। अब वो प्योरली डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कोई कैलकुलेशन डेसिमल में नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू से हमें ज़्यादा इजीली मिलती है, तो हम 125 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो भी इससे नियरेस्ट वैल्यू होगी हम उसको आंसर लिख देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और वर्ड आया था फ्रेजाइल, जिसका हमें एंटोनियम लिखना था। फ्रेजाइल के बारे में मैंने आपको बताया था अनब्रेकेबल वगैरह टाइप का मतलब होता है इसका। तो बेसिकली अगर इसका एंटोनियम देखें तो वो हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ड्यूरेबल, या ये भी कह सकते हैं टफ। दीज ऑल आर दी एंटोनियम्स फॉर दी वर्ड फ्रेजाइल। आई बिलीव आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा का पूरा एंजॉय किया होगा, तो दिल लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपको बड़ी पसंद आ रही होगी और ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि आप लाजमी तौर पे इसको करें, बिकॉज इन तमाम लेक्चर सीरीज को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मैं अपनी जेब से करता हूँ। इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के अंदर, इन तमाम क्वेश्चन बैंक को गैदर करने के अंदर, इन तमाम चीजों को प्रिपेयर करवाने के अंदर और फिर इस लेक्चर को डिजाइन करने में या करवाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होती हैं। तो प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी लेक्चर को लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी कोशिश है कि मैं इस कौम के बच्चों को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल दे सकूं, बेहतर से बेहतर उनके लिए एफर्ट्स कर सकूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि उसको आप लाजमी तौर पे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड की तैयारी कवर हो, चाहे आप ईकेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नर्स की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मेहरान की, या किसी भी पाकिस्तान की बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज और हमारे बैजेस आप लोगों के लिए होते हैं। तो भाई हमारे बैजेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड फैकल्टी विद अ वेरी मिनिमल फीस आपको मिल रही होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज है, जो फैकल्टी हम आपको अपने बैजेस के अंदर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा लीजिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर 60,000 रुपीज से कम के ऊपर उसका 10% भी आपको नहीं दे रहे होते। जितने महंगे महंगे कोचिंग सेंटर होते हैं उसका 10% भी आपको प्रोवाइड नहीं कर देंगे। बच्चा फिर भी मेरे यूट्यूब से आके तैयारी करता है या फिर मेरे बैजेस में आके तैयारी करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर हो, तो भाई आपने लाजमी तौर पर बैच
बैच का हिस्सा बनना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर ना सिर्फ प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं बल्कि उन लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दो शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड सिर्फ इन 3 चीजों का नाम है। तो हम ये तीनों चीजों पे बड़ा फोकस करते हैं और क्लासेस के अंदर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो कि प्रॉपर्ली टाइमर के साथ होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बेस्ट एप्टीट्यूड टीचर्स हैं वो हमारे बैचेस के अंदर एज अ मैथफ्लिक्स और पीकेएम कोऑर्डिनेटर के तौर पे मौजूद होते हैं कि आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, यूनिवर्सिटी के हवाले से गाइडेंस, कोई और गाइडेंस, तो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो। इसके अलावा आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज बल्कि प्रॉपर्ली एफएलपीज भी होते हैं, यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमारे प्रॉपर्ली फुल लेंथ पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली डाउट ग्रुप्स होते हैं और लाइव डाउट क्लासेस भी होती हैं। तो भाई इतनी अच्छी फैकल्टी, इतनी अच्छी फैसिलिटीज आप लोगों को एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप वाकई में एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये बैचेस आप लोगों के लिए लाजमी तौर पे आपने इसका हिस्सा बनना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट श्योर कि खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने घर वालों से भी करवाएं और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इस लेक्चर के लिंक को शेयर करें।